6 मिलियन वर्ष पूर्व मानव वनों में रहा करता था और वनों की पशुओं की तरह जीवन बिताया करता था और उनकी फैमिली भी वनों से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन प्राइमेट्स जब 1.9 मिलियन वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। होमो इरेक्टस जो कि अफ्रीका में के मूल निवासी थे और वहीं पर जन्मे थे होमो इरेक्टस, और धीरे धीरे वे अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों की तरफ पलायन करने लगे। 1.6 मिलियन वर्ष पूर्व में ही उसका मुख्य कारण था उनके मस्तिष्क की खोपड़ी में थोड़ा सा विकास हुआ। जो ये अफ्रीका से अन्य महाद्वीपों की ओर 4 लाख बीसी में चल पड़े और उनकी यूरोप में उनके संबंध में साक्ष्य 4 लाख बीसी में मिलने लगते हैं और ठंडे प्रदेशों में, यूरोप के ठंडे प्रदेशों में लगभग 4 लाख बीसी में पहुंच चुके थे। उनकी जिसके जैसे ही ठंडे क्षेत्र में पहुंचे उनके खोपड़ी की बनावट में परिवर्तन आने लगा। वे धीरे धीरे वे बंदर से मानव की सदृश दिखने लगे और वर्तमान समय में हम लोग रोबोटिक युग में आ चुके हैं। लेकिन इस परिवर्तन का मुख्य कारण को एक एक करके देखेंगे। मानव होमो इरेक्टस से होमोजीनस की ओर कैसे बढ़ा, इसके लिए हम लोग इतिहास के लंबे सफर को देखने वाले हैं। और कैसे मानव जो है जंगलों से निकलकर अपनी बस्तियां बनाने लगा विभिन्न द्वीपों पर और विभिन्न धर्मों को जन्म दिया। यहाँ पर हम लोग विभिन्न धर्मों के इतिहासों को भी जानेंगे और मानवता के इतिहास को भी जानेंगे। यहाँ पर हम लोग यूरोपीय मैसेडोनियन के बारे में भी समझ लेते हैं। यूरोप जहाँ पर सबसे पहले जन्मा था, यहाँ पर अफ्रीका से जब होमो इरेक्टस और उनके फैमिली जब उत्तर की तरफ बढ़े तो सबसे पहले यहाँ पर मैसेडोनिया में, जो कि वर्तमान में ग्रीस में आता है, ग्रीस के यूरोप नामक जगह पर आकर बसने लगे और यहाँ पर अपना एक बस्ती बसाया और वहाँ पर गेहूँ, बार्ले, दाल जैसे फसलें उगाना शुरू कर दिया। ये मैसेडोनिया वर्तमान के ग्रीस में, और वहाँ पर अपना जीवन के खेती करने लगे। चाक से आटा पीसने लगे, चाक से किसी भी फसल को पीस कर उसका उपयोग करने लगे थे मानव। और इसी भी उन्होंने आटा बनाया और मानव के पाचन योग्य विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ भी तैयार करने लगे थे पत्थरों का सदुपयोग करके। इसी सदुपयोगिता के कारण मानव के स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार आने लगा और मानव जो पहले केवल जंगलों में रहा करता था कृषि में संयुक्त हो गया। कृषि कार्य को ही अपना धीरे धीरे प्रमुख व्यवसाय बना लिया मैसेडोनिया में और ग्रीस में। अभी भी मांस का उपयोग और फलों का भी उपयोग करने लगे थे, लेकिन मांस का उपयोग अभी भी सेवन हो रहा था। और धीरे धीरे जब कृषि से आगे बढ़े तो उन्होंने कच्चे मिट्टी के मकान भी बनाने शुरू कर दिया और कृषि और गाँव की एक बस्ती बना ली। और धीरे धीरे वे लोग कच्चे मिट्टी के ही सही लेकिन बड़े बड़े मकान कच्चे मिट्टी के ही बनाने लगे, जिसके संबंध में साक्ष्य ग्रीस में अभी भी उरुक नामक जगह स्थान पर मिलता है। इस समय मानव के खोपड़ी में एक गोला बनाने लगा, जो कि पहले ज़्यादा चपटा दिखता था उनका खोपड़ी, और एस्केलेटल सिस्टम अब सुडौल रूप में आने लगा। जैसे ही वे बस्ती और उनके शरीर की लंबाई में भी कमी आ गई। जब वे जंगलों में रहते थे तो उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच हुआ करती थी और बाद में 5 फुट 3 इंच तक रह गई। महिलाओं की लंबाई जो 5 फुट 3 इंच हुआ करती थी जंगलों में, अब औसतन 5 फुट रह गई। और मानव की लंबाई घटने के कारण वे तेज़ी से दौड़ने भी लगे, जिसके कारण शिकार और के साथ साथ कृषि को भी आसान कर लिया, क्योंकि लंबाई ज़्यादा होने से काम करने में भी दिक्कत होती है और लंबाई कम होने से आसानी से काम हो सकता है। तो बस्तियों में रहने लगे जब मानव, इनकी लंबाई में भी कमी आ गई। हम लोग देख चुके हैं खोपड़ी के बनावट में भी धीरे धीरे उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। हम लोग 3000 BCE में शासक गल्कनिश ने सुमेरिया में शासन स्थापित किया और बड़ी बड़ी बस्तियां बनवा दी। इनमें कच्चे से लेकर पक्के ईंटों के मकान तक बने थे, वो काफ़ी विशाल थे सुमेरियन क्षेत्र में। इसके बाद से एक शासक आए जिनका नाम था सर्गन द ग्रेट, जिन्होंने 2334 से 2279 तक शासन किया और उन्होंने पूरे सुमेरिया क्षेत्र में शासन स्थापित किया। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसका जन्म भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में हुआ था। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का उद्भव 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बना रहा और ये आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र, सिंध वाले क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है। सिंध के नदी घाटी में, इसलिए इसे सिंध घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे काफ़ी बेहतर सीवेज प्रणाली थी, अर्थात साफ सफाई का काफ़ी बेहतर प्रबंधन था। वर्तमान के शौचालय की पद्धति के तौर पर उस समय भी शौचालय बनाए जाते थे और बड़े बड़े मकानों में शौचालय के कई सारे समूह देखे जा सकते हैं, जिनमें सीवेज के लिए बेहतर प्रबंधन दिखता है, जो कि आजकल के मॉडर्न सीवेज प्रबंधन से भी दिखता है, जहाँ से निकलने वाला, घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल मोटे नालों से होते हुए सड़क के किनारे दोनों ओर बने हुए नालों से निकल जाता था नगर के बाहर। अब हम लोग एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और किंगडम यहीं पर स्थापित हुआ इजिप्ट में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अन्य सभ्यताओं के विपरीत यहाँ पर दासों का काफ़ी व्यापक मात्रा में उपयोग करके विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनवाए गए थे, जो कि आज भी बने वैसे जो का त्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक मान्यता थी कि शासक के मरने के बाद उसे बेहतर जगह रखने पर उसे जन्म के बाद पुनः उसे मिल सकता है, उसे जो भी आभूषण या कीमती वस्तु प्रदान की जाए। और ये मिथक के साथ साथ एक तरह से अंधविश्वास भी बन चुका था और पूजा भी की जाती थी मृतकों की, विशेष रूप से शासक मृतकों की। उनके अवशेषों को विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बांधकर और पिरामिड में रख दिया जाता था और उनकी रक्षा की जाती थी और ऐसा माना जाता था कि वे कुछ वर्षों बाद जीवित होंगे और इसीलिए उनके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था। उस शासक को रखने के बाद, मॉमिफाई करने के बाद उसके चारों तरफ पिरामिड बना दिए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों को रखकर। और ये इसकी भव्यता आज भी दिखती है और विश्व के 7 अजूबों में से एक यहाँ पर भी यहीं पर अवस्थित है। ये गीजा के पिरामिड ही है। यहाँ के प्रमुख शासक का नाम फिरौन हुआ करता था, जो कि मुख्य रूप से यही लोग मिलकर फिरौन ही यहाँ के
पिरामिडों को बनवाया करते थे। फिरौन मतलब कि इजिप्ट के शासकों को फिरौन कहा जाता था, सभी शासकों को फिरौन ही कहा जाता था, और उन्होंने ही बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण करवाया, जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख थे फेरौन डसोजर थे, जिन्होंने 26 से 67 में शासन स्थापित किया, और उन्होंने विशाल उसके बाद से आए सिनेरू नामक फिरौन ने भी बड़े बड़े पिरामिड स्थापित करवाए, जो कि 2613 से 2579 में शासन किए थे। इन्होंने ही रेड पिरामिड का निर्माण करवाया था। उसके बाद से जन्मे फिरौन खुफू ने ही, जो कि 2558 से 2532 तक शासन किए थे। खुफू ने गीज़ा के पिरामिड का निर्माण करवाया। खुफू ने ही बड़ी मात्रा में दासों का उपयोग करके इस गीज़ा के पिरामिड का निर्माण करवाया, जो कि आज के समय में विश्व के 7 अजूबों में से एक है। खुफू के ही ये पिरामिड है। इसके आसपास में कई छोटे छोटे पिरामिड भी बन चुके हैं। और इसके बाद से भी कई शासक हुए, जिन्होंने 2000 BC तक शासन किया, और उसके बाद से यहाँ पर कुछ समय बाद इन पिरामिडों पर अक्षर भी लिखे जाने लगे, कीलाक्षर लिपि। अब हम लोग एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन एंड जिया डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। चाइना सिविलाइजेशन, जिसका जन्म येलो नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, और वर्तमान में एक तरह से कहें तो मध्य चीन के क्षेत्रों में हुआ था इसका जन्म। अब हम लोग मेसिडोनिया के बारे में मेसिडोनिया से विपरीत यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कृषि की जाती थी, अर्थात चीनी सिविलाइजेशन की एक प्रमुख विशेषता थी अधिक मात्रा में कृषि पर निर्भरता। यहाँ पर उस समय भी बस्तियाँ बन चुकी थी, लेकिन छोटे छोटे बस्तियाँ बनी थी। अब इन फूस के मकानों में ज़्यादातर लोग रहा करते थे। यहाँ के येलो नदी, जो कि हमेशा बाढ़ लाती थी और इनको विकास करने का मौका नहीं देती थी, फिर भी यहाँ के लोग कृषि करके फूस के घरों में रहा करते थे। इसके बाद से चीनी शासकों का जन्म हुआ यू द ग्रेट। इनमें से प्रमुख चीनी शासक का जन्म हुआ, जिनका नाम था यू द ग्रेट, जिन्होंने येलो नदी पर बांध बनवाने का काम शुरू किया था। और येलो नदी के पर, जिसे वर्तमान में हंगाहो कहा जाता है, अपनी बस्तियों के चारों तरफ बांध बनवाकर उसे सुरक्षित करने का प्रयास किया। इसीलिए येलो द ग्रेट को एक तरह से चीनी सभ्यता का उद्धारक भी माना जाता है, क्योंकि चीन की सभ्यता तो काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही येलो द ग्रेट का जन्म हुआ, उन्होंने बाढ़ पर नियंत्रण के लिए तरकीबें निकालना शुरू कर दी, और काफ़ी हद तक सफलता भी पाया। इसी के बाद से यहाँ पर स्थापित करने लगे। इसी की प्रेरणा से धीरे धीरे आगे जाते हुए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ, जो कि डाकुओं से बचाव के लिए था, लेकिन इसने एक तरह से विकास की क्रांति ला दी चीन में। चीन के लोगों ने यहाँ पर इस वॉल के निर्माण में काफ़ी मेहनत किया और पैसा भी कमाया, और धीरे धीरे ये लोग उद्योग की तरफ आगे बढ़ने लगे, बड़े बड़े मकान का भी निर्माण करने लगे थे। और धीरे धीरे चाइनीज़ डायनेस्टी का जन्म हुआ, जो कि आगे चीन की सभ्यता को वर्तमान के स्वरूप देने में, विशालता को कायम करने में भूमिका निभाने लगी। अब हम लोग बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के संदर्भ में समझ लेते हैं। बेबीलोनिया, जो कि आज के इराक वाले क्षेत्र में, मध्य पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है। बेबीलोनिया, जिसका जन्म 1772 BC में शुरू हुआ था, मेसोपोटामिया का ही उत्तराधिकारी सभ्यता था। यहाँ पर बेबीलोनियन शासकों ने, यहाँ पर सबसे पहले शासक थे शासकों में हम्मुराबी, जिन्होंने 1792 से 1750 BC तक शासन किया था। उन्होंने एक विशाल पिलर का निर्माण किया, और उस पर बेबीलोनियन लिपि में लेख खुदवाए, और अपनी प्रतिमाएं भी बनवाई थी हम्मुराबी ने। इसीलिए इन्हें बेबीलोनियन का फर्स्ट किंग भी कहा जाता है, बेबीलोनियन सभ्यता का फर्स्ट किंग भी कहा जाता है। उनकी प्रतिमा आज भी इस विशाल स्तंभ पर देखने को मिलती है। ये अपने वजीर के साथ वार्तालाप में मग्न है, तो उस समय की भी तस्वीर यहाँ पर मिलती है। और इन्होंने इस पर विभिन्न प्रकार के कानून लिखवाए, जिन पूरे बेबीलोनियन क्षेत्र में प्रसारित किए गए थे, और विभिन्न स्तंभों के माध्यम से मेसोपोटामिया का क्षेत्र, जो वर्तमान में इराक ईरान क्षेत्र में फैला हुआ था, यहाँ पर भी दास प्रथा को अपनाया जाता था, और हर व्यक्ति जो था वो विभिन्न मात्रा में कर दिया करता था। कर के माध्यम से ही भारत से भी पहले यहाँ पर कर को अत्यावश्यक बना दिया गया था, अर्थात भारत में देरी से कर लगाया गया था, लेकिन वहीं पर बेबीलोनिया क्षेत्र में तेजी से कर लगाया गया, और विशाल बस्तियों का निर्माण काफ़ी पहले शुरू हो गया था। और यहाँ पर प्लैंड सिटी, जो कि जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता में था, वैसे ही प्लैंड सिटी भी यहाँ पर भी बेबीलोनियन क्षेत्र में भी लगातार देखने को मिलती है। इतिहासकार इसकी भव्यता के बारे में चर्चा करते हैं। हिप्टाइट, अब हम लोग हिप्टाइट सिविलाइजेशन के बारे में समझ लेते हैं, जिसका जन्म तुर्की में हुआ था। हिप्टाइट सभ्यता जिसका जन्म तुर्की में हुआ था, जिसको वर्तमान में मॉडर्न डे तुर्की कहा जाता है। इसमें हिप्टाइट सिविलाइजेशन, जो कि बेबीलोनियन सभ्यता से अलग होकर बना था, इसके जनकों में लबारनास माने जाते हैं प्रमुख जनक, जो कि फर्स्ट किंग भी थे हिप्टाइट सभ्यता के, जिन्होंने 1680 से 1650 BC तक तुर्की के क्षेत्र में शासन स्थापित किया, और इसके विशाल क्षेत्रों को जीता, और शहरों का निर्माण करवाया था हिप्टाइट सभ्यता। लेकिन यह विशेषता थी कि यह बेबीलोनियन किंगडम के विशेषताओं से युक्त था, अर्थात जितने भी विशेषताएं बेबीलोनियन सभ्यता में देखने को मिलती है, उतने ही विशेषताएं यहाँ पर हिप्टाइट में भी देखने को मिलती है। लेकिन कई सारे नवाचार भी देखे गए, क्योंकि यहाँ पर बेबीलोनियन सभ्यता के विपरीत यहाँ पर कई मंजिला तक मकान बनाए जाने लगे, और यहाँ के शासक भी काफ़ी प्रगतिशील थे, और कूटनीतिक संबंध इन्होंने काफ़ी बनाए, और धीरे धीरे हिप्टाइट सभ्यता ही आगे तुर्की सभ्यता में परिवर्तित होती चली गई। और मध्यकाल में इसने पूरे एशिया को विजय करने के लिए बेड़ा साधे रखा।
इस हिप्टाइट सिविलाइजेशन की विशेषता थी कि यूरोपियन सभ्यता को अपनाए रखा। अब हम लोग देख लेते हैं मेसिनियन सिविलाइजेशन। मेसिनियन सिविलाइजेशन जिसका जन्म ग्रीस में हुआ था और तुर्किश या हेप्टाइट सभ्यता से भी मेल खाता था और इसमें काफ़ी विशेषताएं एक दूसरे से मेल खाती थी। यहाँ पर कई सारे शासक हुए जिसमें मेसिनियन ग्रीस में 1600 से 1100 BC के बीच कई शासकों ने शासन किया और यहाँ पर विशाल मात्रा में भवन और नगरों का निर्माण करवाया। 1600 से 1100 BC के बीच में यहाँ पर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर तरीके से स्थापित की गई थी, जिसके कारण इसे प्राचीन काल का आधुनिक शहर भी कहा जाता था। काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन का प्रचलन था और यहाँ पर अध्यात्मवाद की भी परंपरा को मान्यता दी गई थी, अर्थात अध्यात्म में लोग जीवित रहते, आध्यात्मिक जीवन को पवित्र मानते थे उस समय। और इसके यह भी जो था प्राचीन हड़प्पन सभ्यता से प्रेरित था और यहाँ पर भी प्लान्ड सिटी बनाई गई थी। उतनी बेहतर प्लान्ड सिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में और अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी बेहतर शहरों का निर्माण किया गया। इसकी लिपि विभिन्न पाषाणों पर अभी भी देखने को मिलती है, जो कि किलाक्षरनुमा से मिलती है। लिनियर भी इन्हें कहा जाता है, लिनियर पद्धति से लिखा गया था इन पर, अर्थात रेखा छेनी हथौड़ी के माध्यम से काट कर पत्थरों को काट कर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखी गई थी। अब हम लोग एंशिएंट इजिप्ट के सभ्यता के सामाजिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन सामाजिक संरचना जो कि यहाँ पर दासों का प्रचलन था और यहाँ पर भी एक तरह से वर्ण व्यवस्था के तौर पर कई सारी पणियाँ बनाई गई थी, जिनमें नीचे दास रहते थे और उसके ऊपर योद्धा और उसके ऊपर ब्राह्मण, और तब शासक को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जिसे फिरौन कहा जाता था, और शासक को धरती का सबसे ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में माना जाता था। यहाँ पर कृषि जो थी दासों के माध्यम से काफ़ी प्रचलित थी और कृषि का मुख्य कार्य जो थे दासों के माध्यम से ही कराया जाता था। और ये जो थे वर्तमान आधुनिक दासों से मेल खाते थे, क्योंकि इसी तरह उपयोग किया जाता था मिस्र के, और लेकिन दासों ने ही बड़े बड़े पिरामिडों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। इन पिरामिडों के निर्माण में दास बाहर से लेकर आर्टिसंस का भी प्रयोग किया। आर्टिसंस ने भी इन पिरामिडों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ उकेरी थी इन पिरामिडों पर, जिसकी खूबसूरती आज भी देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टोन वर्क भी किया जाता था, प्लास्टर्स भी किया जाता था और स्कल्पचरिंग भी की जाती थी। अब मर्चेंट्स भी इस क्षेत्र में जब बड़े बड़े संरचना का निर्माण हुआ, तब शहरों का निर्माण हुआ, शहरों के कारण मर्चेंट्स भी पहुंचने लगे। देश विदेश के विभिन्न देशों के मर्चेंट्स या व्यापारी कहें नौसेना के माध्यम नाव के माध्यम से पहुंचा करते थे मिस्र में, और मिस्र जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। शिक्षा को भी पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन मिला, क्योंकि यहाँ पर लिपि और भाषा का जन्म हो चुका था। इसका लिपिक स्कूल का भी जन्म हो चुका था, जहाँ पर हेलोग्राफिक्स की पढ़ाई होती थी, अर्थात यहाँ पर पाषाणों पर लिखने की विशेष कला का प्रचलन हुआ, जिसे कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। इसको वे जो शासक के आसपास के क्षेत्रों में रहा करते थे, अर्थात शहरों में क्षत्रिय रहा करते थे और बाहर के क्षेत्रों में इनमें भी भारतीय शासकों के समान लड़ते लड़ते मर जाने की प्रथा प्रचलित थी। ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रचलित थे। ब्यूरोक्रेट्स जो कि शासक के तुरंत बाद इन्हीं का औहदा आता था, अर्थात ये ब्यूरोक्रेट्स जो भी थे, ब्यूरोक्रेट्स के बाद से वजीर का योगदान आता था। वजीर जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री के रूप में भी कहा जा सकता है। वजीर जो कि सभी खर्च आय व्यय का ब्यौरा रखता था। उसके बाद से पृष्ठ का योगदान आता था। पृष्ठ यानी पुजारी, या फिर कहें तो प्रधान संत राजा का सलाहकार के रूप में भी यह काम करता था। उसके बाद से विभिन्न प्रकार के नोबेल्स आते थे, जो कि राजा शासक के दरबार में बैठा करते थे और राजा को विभिन्न मतों पर सलाह दिया करते थे कार्य करने के लिए। और सबसे ऊपर होता था फिरौन, जिसको फिरौन एक टाइटल था जो कि मिस्र के राजाओं को दिया जाता था, और इनके वंश जितने भी शासक हुए सभी के नाम के साथ फिरौन लगाया गया था। अर्थात फिरौन जैसे भारत और अन्य देशों में शासक या किंग, राजा या किंग या शासक कहा जाता है, वैसे ही वहाँ पर फिरौन कहा जाता था। यहाँ पर मरने के बाद के जीवन की भी कल्पना की जाती थी और मरने के बाद यह सोचा जाता था उनके शरीर को जलाने की जगह ममीफाइड करके रख दिया जाता था। अर्थात यह सोचा जाता था कि मरने के बाद भी व्यक्ति पुनः से अगर उसे सुविधाएं दी जाती हैं तो वह अगले जन्म में उपयोग कर सकता है। यहाँ पर मिस्र के लोगों ने काफ़ी बेहतर आवास निर्माण कर लिया था फिरौन के। फिरौन ने कई प्रकार की कलाकृतियों के निर्माण में भी योगदान दिया और यहाँ पर मृदा के मूर्ति बनाने से लेकर दीवालों पर चित्रकारी भी काफ़ी प्रचलित थी। दीवालों पर अर्थात यहाँ पर लिखने की प्रथा काफ़ी प्रचलित थी और शासकों के अभिवादन करते हैं। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ इसके भव्यता के बारे में गुणगान करती हैं। यहाँ पर लेखनी कला भी काफ़ी प्रचलित थी। फिरौन जो था वह राज्य के सबसे बड़े भवनों में रहकर राज्य की देखरेख किया करता था। दासों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। इस समय फिरौन रमेशस सेकंड जो था, जिसने 1279 में शासन किया था, इसने काफ़ी बड़ी मात्रा में दासों का प्रयोग किया। इन दासों ने फिरौन की प्रतिमा के साथ साथ इजिप्ट जो कि वर्तमान में मिस्र के नाम से जाना जाता है, यह नील नदी के किनारे उस समय बसा हुआ था। आज भी इसकी जान या फिर कहें तो इसकी लाइफ लाइन नील नदी ही है। यहाँ पर थोड़ा सूखी मरुभूमि थी, मरुभूमि क्षेत्र का विस्तार